नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 9 बिहार बोर्ड की यानी SCERT की बुक की इकोनॉमिक्स, आपको जैसा पता है जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है उसमें आपको इकोनॉमिक्स के भी 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये उसका सिलेबस बहुत ही छोटा है। आप कह सकते हैं कि आप 6 टॉपिक को अगर पढ़ जाओ तो आपके 5-6 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे और चीज़ें कम ही हैं, समझने की चीज़ें ज़्यादा हैं। आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन और कुछ चीज़ें, कुछ स्पेशल चीज़ें उसी चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें बता दूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कक्षा हमारी अर्थव्यवस्था इस बुक का नाम है। हम लोग आगे इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में पहले कुछ आप देख लीजिए। आप जब इस पूरे हमारी अर्थव्यवस्था 9वीं और 10वीं की किताब देखेंगे तो आपको कुछ कहानी के माध्यम से चीज़ें समझाने की कोशिश की गई। अगर मैं 137 पेज इसका कराने लगूं तो आपको भी बोरिंग फील होगा और इसमें कुछ ऐसा फैक्चुअल है नहीं, कुछ जैसे रमेश महेश इस तरह की कहानी के माध्यम से चीज़ें को समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन इसका सार जो है, जो इसमें सार है, जैसे गरीबी क्या है, बेकारी क्या है, ये गुणवत्ता क्या है, मानव संसाधन रिसोर्स क्या है, मानव क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। टॉपिक वाइज हम लोग एनालिसिस करेंगे। मैंने इसके लिए कुछ टॉपिक बना के रखा है, अभी देखते हैं आगे उसके बारे में फिर बात। तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ 6 टॉपिक पढ़ने हैं। 6 टॉपिक आप अगर क्लियर कर लेते हैं जनरली तो आपका इकोनॉमिक्स पे 5-6 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो आराम से बन जाएंगे। हम इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी जो वर्ड है, इस दोनों में डिफरेंस है, आपको मैं बताऊंगा। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है और इकोनॉमिक्स उस सब्जेक्ट को पढ़कर जो हम लोग अप्लाई करते हैं वो हमारा है। जैसे हमारा बुक का नाम था भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसका मतलब है कि हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ने वाले। इकोनॉमिक्स आप बैचलर में पढ़िएगा। आप जब बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, उन सब जो डिसिप्लिन्स करते हैं या बैचलर वगैरह, उनको पढ़ाया जाता है। या हमें जनरल चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जनरल चीज़ों में आपको क्या क्या पढ़नी है। आपको इंट्रोडक्शन, मुद्रा बैंकिंग, नियोजन, प्लानिंग कमीशन, अब नीति आयोग जो हो गया है, बजट, टैक्सेशन और जनगणना, GDP, GNP। इसके अलावा कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। आपको यही सारी चीज़ों के बारे में, कुछ पंचवर्षीय योजना वगैरह के बारे में और पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो आप जनरली इसको भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का इंट्रोडक्शन टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले बिगिनर्स के लिए मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इन बेस्ट मैनर। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोचिए कि आपके घर में आपको 1 लाख रुपया आया, तो आप 1 लाख रुपये को यूं तो नहीं खर्च कर दीजिएगा, पार्टी वगैरह नहीं कर लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, सोचिएगा कुछ ऐसे जगह पर कुछ रुपये डाल दें जिससे कुछ कुछ रुपया मुझे आता रहे, जिससे आगे भी हम इसको यूटिलाइज कर सकें और कुछ अपने एंजॉय के लिए भी कर सकें। तो यही हमारा जो प्लान है, हमारे पास जो रिसोर्स आया, हमारे पास जो सुविधाएं आई, उसको हम किस तरह प्लान करते हैं, हमारी प्लानिंग कैसी है, ये बात डिपेंड करता है हमारा इकोनॉमिक्स में। हम किस तरह प्लान करते हैं। पूरे देश की जब बात हो या घर की बात हो, घर में भी इकोनॉमी है, आपको देश के लेवल में भी इकोनॉमी है। तो जिसका अच्छा प्लानिंग रहता है, सेविंग्स अच्छा रहता है, खर्च कम रहता है, अर्निंग ज़्यादा रहता है, उस सब चीज़ों पे बात डिपेंड करती है। तो इकोनॉमिक्स जो है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधन का उपयोग सबसे सरल और अच्छे तरीके में, बेस्ट तरीके में आप कह सकते हैं। और इसमें 2 चीज़ें हमेशा आपको ध्यान देनी है कि इकोनॉमी 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला चीज़ है कंज्यूमर, जो इसको यूज करते हैं। जैसे मैं मार्केट में जा रहा हूँ एक पेंसिल खरीदने, तो मैं कंज्यूमर हूँ। और प्रोड्यूसर, नटराज कंपनी, अप्सरा कंपनी, ये प्रोड्यूसर हैं। इन दोनों पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक। तो इकोनॉमिक्स के ये आप कह सकते हैं कि पिलर्स हैं जिन पे पूरी इकोनॉमिक्स टिकी हुई है। हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये सारे चीज़ में इन्हीं 2 टर्म का यूज होता है, ठीक है। फिर अगर बात करें तो हमारे कंज्यूमर को किन चीज़ों से मतलब है। अगर मैं बात करूं कि कोई कंज्यूमर है तो उसको तो पैसे देने से मतलब है, वो समय देगा आपको, तो आप उसके बदले उसको सर्विस दीजिए, आप चीज़ें दीजिए। जबकि प्रोड्यूसर जो है, उत्पादक है, उसको क्या क्या करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि मैं एक फैक्ट्री खोलूँ तो मुझे लैंड चाहिए, मुझे लेबर चाहिए, कुछ पैसे दीजिए आप मुझे,
तब मैं उसमें यूटिलाइज करूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाऊँ, कोई जैसे अच्छे ब्रांड वगैरह से जुड़ जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोड्यूसर के डिमांड की चीज़ें हैं। और ये चीज़ें अगर क्वेश्चन आता है कि लैंड और लेबर किससे जुड़ा हुआ है, प्रोड्यूसर से जुड़ा है या कंज्यूमर से जुड़ा है, तो आपको समझना पड़ेगा लैंड और लेबर की ज़रूरत किसको है, कंज्यूमर को क्या, उसको तो सामान से मतलब है, हमें प्रोड्यूसर को लैंड और लेबर की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे इकोनॉमी में आपको देखिएगा कि कंज्यूमर सिर्फ एक बात पे फोकस करता है कि वो सेटिस्फाई कहाँ है। आप एक जूता लेने जाते हैं नाइक की, आपको सेटिस्फिकेशन रहती है कि अगर मैं नाइक का जूता लूँगा तो मुझे बहुत अच्छा पहनने में होगा, आपको सेटिस्फाई होने से मतलब है। आपको जहाँ भी सेटिस्फिकेशन, कल कोई और भी ब्रांड आ जाए, कोई आ जाए दूसरे ही ब्रांड का और वही आपको सेटिस्फाई कर दे, तो आप स्विच कर जाएंगे, तुरंत स्विच कर जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और प्रोड्यूसर को मतलब है पी से प्रोड्यूसर, पी से प्रॉफिट। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि जो उपभोक्ता हैं, ठीक है, वो किस बात पे निर्भर रहते हैं, जो उत्पादक है वो किस बात पे निर्भर रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। मैं एक जनरल टर्म में चीज़ों को समझाऊंगा, पूरी इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके बुक में भी ये चीज़ें दी हैं कि आप एक जो उत्पादन या उत्पादक जो है वो इन 5 साधनों पे डिपेंड रहता है, उनको ये 5 साधनों की ज़रूरत पड़ती रहती है। भूमि हो गया, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइजेज, साहस, मतलब कितना एफर्ट लगा रहा है, इन सारी चीज़ों पे वो डिपेंड रहता है। यही चीज़ों को एक्सप्लेन करके समझाया गया है अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है वाई वी नीड बेस्ट मैनर टू यूटिलाइज आवर रिसोर्स। अगर मैं बोलूँ कि क्यों मुझे ज़रूरत है कि मैं अपने रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करूँ। जनरल सी बात है कि आप रिसोर्स को, आप मान लीजिए आपके घर में आज बोल दिया जाए कि पानी नहीं आने वाला है, तो आपके घर में जो भी पानी है आप उसको बहुत बेस्ट तरीके से यूज कीजिएगा, कहीं जहाँ पे आपको नहीं खर्च करना है नहीं कीजिएगा। तो यही बात होती है कि अगर इकोनॉमिक्स नहीं रहती तो हर चीज़ हम लोग यूं बर्बाद करते रहते, हर चीज़ मतलब हर कोई चीज़ की कीमत नहीं रहती तो यूं फेंकते रहते। तो हमें इसको यूटिलाइजेशन की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये एक लिमिटेड है, बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जो आपको लिमिटेड है। ठीक है, और यहाँ पे लोगों की अनलिमिटेड डिज़ायर है। मीन्स किसी को आपको पेन चाहिए, किसी को पेंसिल चाहिए, किसी को शर्ट चाहिए, किसी को पैंट चाहिए। मीन्स मतलब कि डिज़ायर ख़त्म ही नहीं होते। इवन कि आपके पास एक कप क्लोथ है भी तो भी आप प्रीफर करते हैं कि नहीं, एक फेस्टिवल आ रहा है तो एक और क्लोथ ले ले। मीन्स कि डिज़ायर्स यहाँ अनलिमिटेड हैं और आपके जो रिसोर्स है उसके डिफरेंट यूजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल एक मिल्क की बात करें तो आप मिल्क के आप लिमिटेड मिल्क है, मान लीजिए 100 लीटर मिल्क आपके इलाके में प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि 100 लीटर आप ही को मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि किसी को पनीर बनाना होगा, किसी को खीर बनाना पड़ेगा, किसी को मिठाई बनानी पड़ेगी, किसी को दही बनानी पड़ेगी। तो हमारा जो है रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लिमिटेड है, लोगों की डिज़ायर्स अलग अलग हैं और इसके अल्टरनेटिव यूज़ भी है, बहुत सारे यूज़ है। तो इसी बात पे डिपेंड हुआ कि हमें इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ी क्योंकि लोगों की डिज़ायर अलग अलग थी, डिमांड अलग अलग थी, यूजेस अलग अलग थे, इसलिए हमें इकोनॉमिक्स की ज़रूरत थी। डिज़ायर का मतलब चाह होता है, लिमिटेड का मतलब होता है एक मतलब आप कह सकते हैं कि कम अमाउंट में या जो फिक्स अमाउंट में, और अल्टरनेटिव मतलब उसका कोई और भी तरीका यूज का होता है। अब इकोनॉमिक्स को बांटा गया 2 पार्ट में। पहला पार्ट बांटा गया जिसका नाम दिया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका नाम दिया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो वर्ड से ही आप समझते हैं कि माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, छोटी इकोनॉमी, ठीक है। और मैक्रो वर्ड का ही मतलब होता है, मैक्रो मतलब होता है लार्ज, जितना बड़ा इकोनॉमिक्स। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये एक घर है और घर के इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है तो ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक है, मतलब एक छोटा सा घर है उसके मैनेजमेंट की बात हो रही है। लेकिन ऐसे ऐसे जो पूरे इंडिया के घर के खर्चे की बात अगर हम करने लगे, पूरे देश के खर्चे की बात करने लगे, तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि एक बच्चा है उसको 500 रुपीज़ मिलते हैं और वो उस रुपये को यूटिलाइज करता है अलग अलग चीज़ों में और उसका वो हिसाब रखता है, तो ये किस इकोनॉमी का एग्जाम्पल है? ऐसे दे देगा क्वेश्चन, ये माइक्रो इकोनॉमिक है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ जाए कि बेरोजगारी, गरीबी, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सब किस इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो आप इसे कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे मैं पहले माइक्रो इकोनॉमिक को क्लियर कर दूँ। इसमें मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं जो आपको समझ में आता है। ये सिंगल यूनिट में होता है, एक घर, एक फैमिली, एक घर, एक लोग, एक पर्सन, एक कम्युनिटी, खास बस एक सिंगल यूनिट। इसका सिर्फ मतलब है डिमांड और सप्लाई से। ये सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपको कोई डिमांड है और उसकी सप्लाई मिल रही है कि नहीं, इससे मिल रही है। ये स्मॉल स्केल या लेवल का होता है और ये प्राइस थ्योरी, इसे एक प्राइस थ्योरी इकोनॉमी भी कहते हैं। अभी प्राइस थ्योरी इकोनॉमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे प्राइस डिसाइड होता है किसी भी चीज़ को। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। ये पर्सनल लेवल पे होता है और इसको सिर्फ फ़ायदा या नुकसान से मतलब है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल हो गया फ़ायदा या नुकसान। जैसे कि अगर मैं बात कीजिए, एक आई वर्ड यहाँ पे प्राइस थ्योरी, कि प्राइस थ्योरी क्या है। देखिए फॉर एग्जांपल कि आप एक मछली बेचने वाला है, ठीक है। मछली की ड्राइंग बना लूँ ज़रा सा, चलिए। तो अगर मैं बात करूं कि एक मछली बेचने वाला है और उसने क्या किया है कि आज उसे मछली बेचनी है, ठीक है। आज उसे मछली बेचनी है। अब वो क्या हुआ कि अब उसने देखा कि मार्केट में 120 रुपये केजी मछली मेरी चल रही थी और पता नहीं अभी कोई चक्रवात तूफान वगैरह आया और 3 दिन से ट्रांसपोर्ट वाले ने मछली ही नहीं पहुंचाई है पटना में। मछली आती है आंध्रा वगैरह की, आपको पता है, बिहार में, पटना में। तो उसने मछली ही नहीं पहुंचाई। अब ये बात इस मछली वाले को पता चल गई कि 3 दिन से मछली नहीं आया और इसके पास है लगभग 30 केजी मछली, ठीक है। अब क्या है कि वो क्या करेगा, जाएगा मार्केट में और बोलेगा आज मछली बेचेंगे हम 150 रुपये केजी। अब क्यों? अब मार्केट में तो डिमांड है मछली की, जो हर दिन डिमांड रहती है, लोग तो आएंगे ही। दाम देखे 150, कुछ लोग रिटर्न हो गए, नहीं खाएंगे मछली, और कुछ लोग के घर में गेस्ट आए हुए तो वो खरीदे मछली। तो इससे देखिए कि आपकी जो नॉर्मल प्राइस है इस बात पे डिपेंडेंट होता है कि आप मतलब एक यूनिट में, एक छोटे से कम्युनिटी में ये प्राइस भी डिसाइड कर लेता है कि किस हिसाब से डिमांड है और कैसा सप्लाई है। अब मान लीजिए कि बहुत सारी मछली आ गई और पता चला नवरात्र है, ठीक है। तो अब ये बंदा 120 रुपये केजी कहाँ से बिकेगा? 80 रुपये में भी कोई मछली लेगा या नहीं लेगा, ठीक है। तो बहुत सारा इसको आ गया है सप्लाई, लेकिन इसकी डिमांड ही कम है। तो इस वजह से प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। इसलिए जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसे प्राइस थ्योरी बेस्ड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ये पर्सनल लेवल पे होता है, इसका मेन मोटिव फ़ायदा नुकसान है। कम यूनिट का होता है, एक छोटे से क्वांटिटी में है जिसको कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, इसका वर्ल्ड थोड़ा बड़ा है। वर्ल्ड बड़ा इसलिए है कि ये संपूर्ण, ये इसके अंदर कितने सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएंगे। एक घर में अगर 5 मेंबर हैं तो 5 तरह के काम कर रहे हैं और पांचों तरह के काम को मिलाकर एक इकोनॉमी बना घर के लिए, और ऐसे ऐसे हजारों घर को मिलाकर पूरा एक आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट बना, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट बना, स्टेट से कंट्री बना, और इस हिसाब से पूरे इंडिया की इकोनॉमिक्स होगी। तो ये संपूर्ण है, एग्रीगेटेड मीन्स पूरे संपूर्ण कैलकुलेशन है। और ये एक डेटा देता है, ईयरली आपको डेटा देता है कि कितना जो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, या डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इस बारे में ये डेटा देता रहता है, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरली बेरोजगारी, गरीबी, संसाधन मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। और जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो बेस्ड होता है फ़ायदा नुकसान पे। क्या करेंगे तो फ़ायदा होगा, क्या करेंगे तो नुकसान होगा। ये स्मॉल बिजनेसमैन, फैमिली, आप कह सकते हैं कि जो बिजनेस में भी आप कह सकते हैं शॉपकीपर्स वगैरह, ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अब आते हैं, एक टर्म आता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। तो ये याद रखने का टर्म है, इसे एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी थी, ये आप याद रख लीजिए, ये उसमें रिटन है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब 2 वर्ड आता है हम लोगों के सामने, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स जो है ये एक पूरा आप कह सकते हैं कि ये एक ग्रंथ है। ग्रंथ में क्या रहता है, जैसे हमारे ग्रंथ में क्या रहता है, बहुत सारे नियम कानून सारी चीज़ें रहती हैं। तो इकोनॉमिक्स पूरा एक थ्योरी से भरा हुआ, लॉ से भरा हुआ एक सब्जेक्ट है। लेकिन हम आपको जैसे ही फ्रंट पे दिखाए थे तो क्या लिखा था, भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी हमें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, हमें इकोनॉमी पढ़ना है। तो इकोनॉमी क्या है, इस ग्रंथ को हम कैसे यूज कर सकते हैं,
मीन्स उसके बारे में पढ़ना है। इसमें जनरल ही चीज़ें होती है, इस वजह से हमारा सिलेबस बहुत ही छोटा है आप कह सकते हैं। इकोनॉमिक्स में हमें ढेर सारे टर्म पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, क्योंकि जो जैसे आप सुनते होंगे कि ये बैचलर इन इकोनॉमिक्स है तो उन लोगों को पढ़ना पड़ता है। हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो जानने योग्य चीज़ें हैं कि हमें ये सारी चीज़ें जानने हैं, वो ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो इकोनॉमिक्स का ही एक सार है, यानी हम अप्लाई वाला चीज़ पढ़ेंगे। और इकोनॉमी जो होती है वो किसी खास स्थान की होती है, जैसे आप इंडियन इकोनॉमी कहते हैं, श्रीलंकन इकोनॉमी कहते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी कहते हैं। मीन्स कि उन्होंने इकोनॉमिक्स के टर्म को किस तरह यूज किया, इस बात पे डिपेंड होता है हमारा इकोनॉमी। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान श्रीलंका का आप लोग हाल जान ही रहे होंगे कि वहाँ की इकोनॉमी क्रैश करके, मीन्स इकोनॉमिक्स की बुक तो यहाँ भी है, इकोनॉमिक्स की बुक पाकिस्तान, इकोनॉमिक्स की बुक श्रीलंका, इकोनॉमिक्स चाइना, अमेरिका, सब जगह है। अब उस बुक के, अब उस अध्ययन को किस तरह लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, वहाँ की गवर्निंग बॉडी किस तरह यूटिलाइज कर रही है, वो उसकी इकोनॉमी कहती है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हम लोग इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं, यानी हमारा ये टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट ये है, ठीक है। तो इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में अभी हम लोग जो आगे टर्म पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमी को 3 पार्ट में बांटा गया है। अब 3 पार्ट क्या है? इकोनॉमी को 3 पार्ट में बांटा गया। पहला इकोनॉमी को बोला गया कैपिटलिस्टिक, जिसे हिंदी में बोला जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजी वर्ड से ही आप समझ जाइए कि पैसा वाला, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं इस वर्ड को पकड़ लेना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी और तीसरा मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, या आप कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक और मिक्स्ड अर्थव्यवस्था। तो जब हम तीनों अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो कैपिटलिस्टिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जस्ट उसका उल्टा समाजवादी, और दोनों का खिचड़ी हमारा मिक्स्ड। अब इनको समझना एकदम आसान है, आपको हम समझा देंगे तो आप चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो अगर मैं कैपिटलिस्टिक की बात करूं तो कैपिटल वर्ड का ही मतलब होता है पैसा से, सिर्फ धन से, ठीक है, मनी से आपका है। यानी ये अर्थव्यवस्था जो है ये आपके इसमें जो रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स में क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीनों रिसोर्स जो होते हैं प्राइवेटली ओन होते हैं। मीन्स कि आप जो रिसोर्स यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, आपको एक फैक्ट्री चलानी है तो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए और कुछ पैसे चाहिए, और इस सारे फैक्ट्री के ये सारे चीज़ या तो कोई प्राइवेट आदमी देंगे, या आप किसी से मांगे कि चलो आप मुझे 1 करोड़ दो, आप मुझे 1 करोड़ दो, ऐसे 10 लोग से मांग करके आपने कुछ लैंड लिया और कुछ कैपिटल तो आपको मिल ही गया, और लेबर लेके आपने फैक्ट्री शुरू कर दी। तो फैक्ट्री जब शुरू किए तो इसमें गवर्नमेंट को जो आप टैक्स दे रहे हैं उसके अलावा सारा चीज़, प्लानिंग, मैनेजमेंट, फायदा नुकसान, कितना माल बनाना है, कितना बेचना है, सब आपके हाथ में है। यानी ये पूर्णतः प्राइवेट है। मीन्स इसमें हर एक चीज़, इवन लैंड का पैसा देना, लेबर का पैसा देना, कितना प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, सब चीज़ आपके हाथ में है। इसमें डिपेंडेंट आपको नहीं रहना पड़ता किसी गवर्नमेंट बॉडी में, बस आपका जो इनकम है वो आप टैक्स दे दीजिए, ठीक है। इसमें 2 वर्ड आते हैं, ये मार्केट फोर्स पे डिपेंड करता है। मार्केट फोर्स मतलब कि डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है, और ये इंडिपेंडेंट है, किससे, इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट से। यहाँ पे इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट से, ये गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है, और ये मार्केट फोर्स पे डिपेंड करता है। यानी फॉर एग्जांपल कि अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मुझे मैं ना एक पेंसिल बनाने की फैक्ट्री खोल दूं, मेरी ये फैक्ट्री है जिसमें ना पेन या पेंसिल मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, पेन या पेंसिल मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो अब क्या है कि अब मुझे अगर पेन बेचना है तो मैं तो पहले तो एक बार स्टॉक मार्केट में लाऊंगा, ठीक है, मतलब बेचूंगा अपने मार्केट में जाके अच्छे से प्रचार वगैरह करा के, और देखिए कि मार्केट में मेरी पेन कितनी बिकी, उस हिसाब से मुझे आएगा उसकी डिमांड कि देखिए आपका पेन अच्छा बिक रहा है और पेन आप मुझे पहुंचाइए, उस हिसाब से हम प्रोडक्शन करेंगे। या देखिए कि नहीं ये पेन अच्छा नहीं सेल हो रहा है, हम देख लिए 1-2 साल बेच के तो कुछ और नया ट्राई करेंगे। मीन्स कि कैसा मुझे डिमांड है उस हिसाब से हम सप्लाई करते हैं। इसलिए ये कहा जाता है मार्केट फोर्स, यानी बाजार के बल पे ये डिपेंडेंट है। यानी बाजार क्या बोल रहा है देने या ना देने, इस पर हमारा ये कैपिटलिस्टिक डिपेंडेंट होता है।
लेकिन ये इंडिपेंडेंट होता है गवर्नमेंट पे, इसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, कमाओ बेचो लेकिन मुझे टैक्स देते चलो, और इसीलिए इसे लेजेज फेयर भी कहा जाता है। ये एक नाम है, आप इकोनॉमिकल नाम है, आप कह सकते हैं कि आप इसे क्वेश्चन पूछ लेजेज फेयर किससे रिलेटेड है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी से, ऐसा तो ये याद कर लेना, ये वर्ड टर्म है तो आपको याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म भी होता है, ये ही डिसाइड भी करता है कि प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। देखिए इसमें ये गवर्नमेंट का है नहीं ना कि एक फिक्स रख दिए कि चलिए आज से गेहूं आपको 6 रुपये किलो देंगे, चावल आपको 2 रुपये केजी देंगे, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने बोला कि मैं ना एक पेन बेच रहा था, मैंने देखा क्या ये पेन तो अरे यार गजब डिमांड आ गया मार्केट में, बहुत बिकने लगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना इस पेन का प्राइस बढ़ा दिया, ये 20 रुपये थे तो मैंने इसकी प्राइस 25 रुपये कर दी। क्यों कि देखो इसकी प्राइस का भी डिसीजन इसी बात से हुआ ना कि इसका मार्केट में क्या रिव्यू है। और यही पेन नया नहीं फेल हो जाता तो 20 रुपये में थे तो हम कहते दुकानदार को खूब बेचिए पेन, हम आपको ना और कम प्राइस में इस पेन को देंगे, आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर लीजिएगा, आप इसको खूब बेचिए। तो प्राइस मैकेनिज्म पे भी ये बात डिपेंडेंट होती है। कैपिटलिस्टिक अप्रोच जो होता है वो डिमांड सप्लाई यानी प्राइस मैकेनिज्म भी डिसाइड करता है। तो कैपिटल वर्ड का ही मतलब समझ जाना प्राइवेटली ओन, प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट के थ्रू चले, और ये प्राइस डिपेंडेंट होती है। आप कह सकते हैं कि इससे प्राइस का निर्धारण होता है, मतलब डिसीजन होता है, ये मार्केट फोर्स पे डिपेंड करता है कैसा डिमांड, लेकिन इसमें गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है। चलिए अगले पेज में चलते हैं। यहाँ प्राइस मैकेनिज्म के बारे में मैंने लिखा है। तो मान लीजिए कोई भी चीज़ आपके पास आता है, जैसे कि मैंने बोला कि एक पेन, ठीक है, पेन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके पास एक पेन आया, तो आप पेन का दाम कैसे रखते हैं। कोई भी चीज़ का दाम हम दो तरीके से रख सकते हैं। पहला कि पेन को बनाने में मुझे क्या खर्च हुआ, मान लीजिए इसका कवर बनाने में 5 रुपये 2 रुपये की रिफिल हो गई, मार्केट में थोड़ा प्रचार उचार किए तो 1 रुपये खर्च हुआ, और कुछ भी ऐसा ऐसा करके मुझे 12 रुपये में पेन मेरा बना, मैंने 3 रुपये अपनी प्रॉफिट रखी और इसका दाम रख दिया 15 रुपये। तो हम पहला तरह का जो प्राइस मैकेनिज्म होता है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर बनाने का कितना है और प्रॉफिट मेरा कितना है। लेकिन एक तरह का और प्राइस मैकेनिज्म होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि इसका डिमांड कैसा है, जो सप्लाई कैसा है, जो अभी जस्ट बताए थे आपको। यानी आपको कैपिटलिस्टिक अप्रोच में सिर्फ इस बात पे फोकस करता है, इसका प्राइम फोकस ये है। आप तो बना लिए, अब बना के जो भी आपका था थोड़ा कम, और थोड़ा कभी कभी क्या होती है कंपनी अपने जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे कम दाम में भी मार्केट में लाती है कि लोग पहले लोभित हो जाए, उसको यूज करने लगे, आदत लग जाए, फिर उसका दाम बढ़ाए। जैसे कि आप लोग सुने भी होंगे कि कंपनी जो है प्रिंटर बनाती है, जैसे एक प्रिंटर बनाई है कंपनी, तो उसने क्या किया कि प्रिंटर का दाम कम कर दिया, प्रिंटर बनाई और उसमें प्रिंटर का जो दाम था वो उसने कम कर दिया। मान लो प्रिंटर बनाने में उन्हें 2000 रुपये लग रहे थे तो उसने 1800 रुपये में ही प्रिंटर बेच लिया। सब लोग शॉक्ड, अरे कंपनी घाटे में जा रही है। लेकिन प्रिंटर में यूज होने वाला इंक और कार्टिलेज के दाम अगर उसको बनाने में 20 रुपये लग रहे हैं तो उसका दाम वो 200 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी ये तो कंपनी की प्लानिंग है, कंपनी ऐसा करती रहती है, और जैसा डिमांड सप्लाई है वैसा करते हैं। तो कैपिटलिस्टिक अप्रोच में वो उनका प्राइस मैकेनिज्म इस बात पे डिपेंड होता है कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस है, ठीक है। और ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रॉफिट थोड़ा देर के लिए वो ना भी कंसीडर करे तो चलेगा, लेकिन इस हिसाब से वो प्राइस डिसाइड करते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा कैपिटलिस्टिक अप्रोच का सबसे प्राइम फोकस होता है हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट कमाना, कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, कंपनी इस बात पे डिपेंड होती है। अब दूसरा है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ये जस्ट अपोजिट है आपका कैपिटलिस्टिक का यानी पूंजीवादी का। ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, ये आप अपोजिट होती है आपका, और इसमें गवर्नमेंट का अधिक नियंत्रण, कहिए कि पूरा ही नियंत्रण गवर्नमेंट का ही होता है। इसके अंदर कुछ चीज़ें आपकी आती है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग डिसाइड करती है कि इसको कैसे रेगुलेट करना है कोई भी चीज़ को, ठीक है। जैसे हमारे देश में पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, 15 ईयर प्लान जो भी है, ये सारे हमारे सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर आता है। इसमें सारा चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, वही डिसाइड करती है कैसे रेगुलेट करना है। मिनिमम प्राइस, इसमें प्रॉफिट नहीं होता है, इसमें प्रोग्रेस होता है, इसका मेन मोटिव प्रोग्रेस होता है, प्रॉफिट नहीं होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमिक जो होती है वो दोनों बातों पे डिपेंड होती है, कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक। इंडिया में
पहले 1948 में सबसे पहला कदम रखा गया था कि मिक्स्ड इकोनॉमी में। पहले वो सोचे कि हम इंडिया में सिर्फ सोशलिस्टिक रखेंगे, इंडिया के प्रोग्रेस की बात करेंगे, इसमें टैक्स वगैरह ज़्यादा नहीं लेंगे किसानों से, और सिर्फ उतना ही लेंगे जितना मतलब सोशलिस्टिक हो। लेकिन फिर आपको अगर पूरे दुनिया अगर रिवॉल्यूशन कर रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, सब प्रोग्रेस कर रहा है, तो आपको तो टैक्स लेना पड़ेगा ना। टैक्स लीजिएगा तब ना आप रोड बनाइएगा, टैक्स लीजिएगा इंडस्ट्री बनाएगा, सब कुछ। तब वो आए मिक्स्ड, मतलब कुछ ऐसा डिपार्टमेंट इंडिया का था जो कर दिए उन्होंने प्राइवेट, एक तरह से मतलब कि जिसमें उन्हें पैसा कमाने का सोर्स हो। जैसे कि रोड पे टैक्स, आप टोल टैक्स देते हैं, वो क्या है, गवर्नमेंट का पैसा कमाने का सोर्स है। जीएसटी देते हैं, पैसा कमाने का सोर्स है। आपका रेलवे में टिकट कटाते हैं, पैसा कमाने। तो उन्होंने कुछ के लिए ऐसा किया जिसमें उन्होंने उनका फोकस होगा कैपिटल बनाए, मतलब अपना पूंजी बढ़ाए। और कुछ एक डिपार्टमेंट ऐसा भी बना दिया जो सोशलिस्टिक था, जिसमें वो प्रॉफिट नहीं देते, जैसे मेडिसिन वगैरह कि कम में भी दे दो, क्योंकि वो सारा चीज़ सिविक है, मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो वो सब फ्री में भी दे दो। तो अब हमारे इंडिया में 1948 के बाद से, अब बीच में 1990 में आपको पता ही है कि हमारा इकोनॉमी बहुत डाउन भी हो गया था, उसमें लोन वगैरह भी लेना पड़ा था। तो कहने का मतलब इसी अप्रोच पे, मिक्स्ड इकोनॉमी के अप्रोच पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एलपीजी आप याद रख सकते हैं, लेबराइजेशन, लेबर्स का कंट्रोल, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मीन्स अगर बात करूं तो आपकी प्रोडक्ट ग्लोबली बिकेगी, ग्लोबली मार्केट में आप हैं, ठीक है, वहाँ के भी लोग प्रोडक्ट बेचेंगे। कुछ चीज़ें प्राइवेट भी होंगी जिससे आपका कैपिटल बढ़े, और लेबर जो है वो आपके पास हो, आप उसको कंट्रोल करते रहे। तो ये अभी इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, मैंने पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन को अभी बस शुरू किया था। आगे मैं और भी डिटेल वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोग देखते रहे, सब्सक्राइब करते रहे हमारे चैनल को। थैंक यू।